सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीव विकास है क्या, इवोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ चले और सोचने का प्रयास करें कि जीव विकास, देखिए विकास मीन्स होता है वृद्धि होना या नया नया, ठीक है, पार्ट्स विकसित होना या नए ऑर्गन का डेवलपमेंट होना। बट जीव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास होना। अब जीवों का विकास का मतलब क्या है, कल्पना करें कि आज हम सभी मनुष्य हैं, होमो सैपियंस सैपियंस, बट इसके पहले गोरिल्ला को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज के कुछ सालों पहले या कुछ कई करोड़ वर्ष पहले हम लोग भी गोरिल्ला के समान रहे होंगे। कल्पना करते जाए, और अगर आप ब्रेन रखें, अपने ब्रेन का यूज करें तो ये पता चलेगा कि आज के कुछ सालों वर्षों पहले, केवल सोचने का विषय है, हम सभी बंदर के समान रहे होंगे। और पीछे में ले चलता हूं, बंदर से और नीचे चलेंगे तो ये पता चलेगा कि आज के कुछ वर्षों पहले हम बिल्लियों के समान रहे होंगे या फिर 4 पैरों पर चलने वाले जीव के समान रहे होंगे। अब बायोलॉजी में जो शब्द आ रहे हैं जो विकास या इवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इस पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ है। वैसे मनुष्य की आयु 50 से 60 वर्ष या 100 वर्ष तक मैक्सिमम होती है, तो इस दौरान हम कई पीढ़ियों के बारे में देख नहीं सकते हैं कि कई हजार वर्ष में जीवों का विकास कैसे हुआ है। परंतु जीव विकास का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो जीव उपस्थित हैं, इन जीवों की कोशिका या भाग में कुछ कर्मिक परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन बहुत ही धीमे होता है, इतना धीमे होता है कि जिसे हम 1-2 पीढ़ियों में देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब अनेक पीढ़ियां बीत जाती हैं, अनेक पीढ़ियां निकल जाती हैं, तो वह एक ऐसा परिवर्तन होता है जो पिछले जीवों से उसे ज्यादा डेवलप कर देता है, जिसे हम जीव विकास कहते हैं। थोड़ा मैं एक एग्जांपल ब्रेन में रखता हूं जो आपको मैं जीव विकास की टॉपिक समझा पाऊं। हम कल्पना करेंगे गोरिल्ला की, किसकी कल्पना करेंगे, गोरिल्ला की। क्लियर, गोरिल्ला से लेकर मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, यानी गोरिल्ला से मनुष्य बना होगा। सोचने का प्रयास करिए, गोरिल्ला से क्या बना होगा, मनुष्य बना होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मनुष्य से गोरिल्ला बना होगा, उल्टा नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। यानी आपके घर में पहले एक ही दरवाजा, एक ही रूम था, एक ही कमरा था, बट आपने ऐसा तो है नहीं कि वो भी घर गिरा देंगे और दरवाजा भी उखाड़ कर रख देंगे। आप 1 से 2 दरवाजा, 2 घर, 3 घर, 4 रूम, 5 रूम तरह का बड़ा सा घर डेवलप करेंगे। सेम गोरिल्ला एक ऐसा जीव है जो मनुष्य की अपेक्षा कम विकसित है, तो गोरिल्ला से क्या बना होगा, मनुष्य बना होगा। अब ये कैसे हुआ होगा वो ध्यान से सुनेंगे। गोरिल्ला मान लेते हैं आज के 50,000 वर्ष पहले गोरिल्ला रहा होगा, तब पृथ्वी पर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था। देन गोरिल्ला में जनन होता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों के बाद कुछ नए नए लक्षण डेवलप होकर और अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते गए। मान लीजिए गोरिल्ला में हाथों की बनावट, नाकों का आकार, मुख का आकार, खड़े होने की कल्पना, ये सारे लक्षण 100, 200 या 1000 पीढ़ियों के बाद अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो गए। देन ये देखा गया कि लगभग 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ वर्ष पहले गोरिल्ला में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इतना विकास हो गया कि वह मनुष्य में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नोन एज द इवोल्यूशन। इसे क्या कहेंगे, जीव विकास कहेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं मतलब क्या है इसका। जीवों में होने वाला, अब परिभाषा सुनिए, जीवों में होने वाला वह कर्मिक परिवर्तन जो कई पीढ़ियों के बाद नए लक्षण को विकसित कर देता है और वह जीव पिछले जीवों की अपेक्षा बिल्कुल बदल जाता है। इस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं, जीव विकास कहते हैं। एक एग्जांपल हम देते हैं, मैं आपको इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं। अब इस क्लासरूम में जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप देख रहे, बट हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि हम पढ़ाते पढ़ाते चौरी चौराहा पर पहुंच जाए और आप देख ना पाए। दिस इज द इवोल्यूशन। ये क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन। अच्छा, मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं जा रहा हूं तो आप देख ले, समझने का प्रयास करिए, बट मैं कब चला जाऊं और चौरी चौराहा भी पहुंच जाऊं आप जान ना पाए, यही इवोल्यूशन है। देखिए, पृथ्वी पर जीवों के अंदर जो लक्षण है वह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, बट वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब वह लाखों करोड़ों पीढ़ियों में बीत जाता है तो वह इतने लक्षणों को ट्रांसफर कर देता है जो पिछली पीढ़ी वाले जीवों से बिल्कुल अलग हो जाता है। यही जीव विकास है। कितने लोगों को समझ में आया। अब ये कार्य हो क्यों रहा है वो ध्यान से सुनेंगे। हमारी सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है
और प्रत्येक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं। जब वह एक जीन मान लीजिए एक पीढ़ी में ट्रांसफर हो गई तो एक नया लक्षण अगली पीढ़ी में ले गई, देन अगली पीढ़ी में नई जीन ट्रांसफर हुई तो नया लक्षण ले गई। इस प्रकार 1,00,000 पीढ़ी तक अगर 1,00,000 जीन ट्रांसफर होती रहे तो 1,00,000 नए लक्षण को ले जाएगी। अब गोरिल्ला में जो 1,00,000 पुराने लक्षण थे, मनुष्य में आकर वो 1,00,000 नए लक्षण में बदल जाए तो गोरिल्ला से मनुष्य बदल जाएगा। कितने लोग समझ गए? यही जीव विकास है। परिभाषा लिखिए पहले इसकी और फिर डिटेल की तरफ चल रहे। जीव विकास क्या है? जीवों में होने वाला वह कर्मिक परिवर्तन, जीवों में होने वाला वह कर्मिक परिवर्तन जो जीवों को पूर्ण रूप से दूसरे जीवों से विकसित कर देता है। जीवों में होने वाला वह कर्मिक परिवर्तन जो जीवों को पूर्ण रूप से दूसरे जीवों से विकसित कर देता है। जीवों को पूर्ण रूप से दूसरे जीवों से विकसित कर देता है, जीव विकास कहलाता है। दूसरे जीवों से विकसित कर देता है, जीव विकास कहलाता है। एक परिभाषा और लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर नेक्स्ट लाइन से। जीवों में समय समय परिवर्तन होता रहता है, जीवों में समय समय परिवर्तन होता रहता है जिससे नए लक्षणों का विकास होता है। जीवों में समय समय परिवर्तन होता रहता है जिससे नए लक्षणों का विकास होता है। यह परिवर्तन ही जीव विकास कहलाता है। यह परिवर्तन ही जीव विकास कहलाता है। यह परिवर्तन ही जीव विकास कहलाता है। दिस इज द टू डिफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। जीव विकास की दो परिभाषा अलग अलग लिखाई गई है और उसके पहले आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जीव विकास मतलब यह है, जीव मतलब होता है जीवों का, विकास मतलब होता है विकास, परंतु वह विकास, ध्यान से सुने, जो हमें काफी सालों के बाद, कई हजार करोड़ वर्ष के बाद हमें दिखाई दे और वह ऐसा लक्षण डेवलप हो जाए जो अभी तक पृथ्वी पर किसी जीव में नहीं था। दिस इज नोन एज द इवोल्यूशन। इसी को जीव विकास कहते हैं। अब हमें इस टॉपिक में मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, उधर हम ले चलते हैं आपको। इस टॉपिक में हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है जीव विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ना है? जीव विकास का सिद्धांत। और दूसरा पढ़ना है जीव विकास का प्रमाण। क्या पढ़ना है? जीव विकास का प्रमाण। ठीक है। सिद्धांत प्रमाण क्या है इसको सुन ले पहले। सिद्धांत किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमने एक सिद्धांत ही बना लिया कि हम 15 लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ये हमारा सिद्धांत है। प्रमाण क्या है? हमने बायोलॉजी पढ़ाया तो अगले साल आपका 25 नंबर आ गया और मैंने उसको नोट कर लिया, जहां पर वो आपका रिजल्ट आया उसे रख लिया और फिर प्रत्येक वर्ष दिखाता चला गया, तो ये प्रमाण हो जाएगा। कितने लोग समझ गए सिद्धांत प्रमाण क्या है? सिद्धांत मतलब उसके लिए कुछ नियम, उसके लिए कुछ प्रयोग, उसके लिए कुछ व्याख्या की गई, उसे सिद्धांत कहा जाता है। प्रमाण मतलब हमें कुछ उसके प्रमाण मिल रहे हैं। हम अगर चट्टानों को खोद रहे हैं तो जीवाश्म मिल रहे हैं, हमें पृथ्वी पर जीवों के अवशेषी अंग मिल रहे हैं, ये उनके प्रमाण हैं। क्लियर? जीव विकास के कि जीवों का विकास हुआ है। सिद्धांत हम पहले पढ़ेंगे, देन प्रमाण पढ़ेंगे। अब सिद्धांत की तरफ चलिएगा। सिद्धांत मुख्य रूप से 3 सिद्धांत प्रतिपादित हैं जीव विकास के लिए। पहला सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं लैमार्कवाद। क्या कहते हैं? लैमार्कवाद। आपको शायद पढ़ाया गया होगा पहले ही, नहीं पढ़ाया गया? लैमार्कवाद। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद। कौन सा है? डार्विनवाद। और तीसरा सिद्धांत है उत्परिवर्तनवाद। कौन सा है? उत्परिवर्तनवाद। क्लियर? दिस इज द 3 थ्योरी। ये 3 थ्योरी है जिसके द्वारा हमें जीव विकास को समझाया जा रहा है। पहले सिद्धांत को, दूसरे सिद्धांत को हमें पढ़ना है, बट तीसरा सिद्धांत हाई स्कूल में नहीं है, यह क्लास 12th में पढ़ेंगे।
तो पहले हमें लैमार्कवाद पढ़ना है, देन डार्विनवाद पढ़ना है। नेक्स्ट आप हेडिंग करें, हेडिंग के बाद नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए पहले जीव विकास के सिद्धांत, ये हेडिंग कर लें। नेक्स्ट हेडिंग जीव विकास के सिद्धांत, जीव विकास के सिद्धांत कैसे लिखेंगे, जीव विकास के निम्नलिखित 3 सिद्धांत प्रतिपादित हैं। जीव विकास के निम्नलिखित 3 सिद्धांत प्रतिपादित हैं। 3 सिद्धांत प्रतिपादित हैं। ABC लिखें। ए नंबर लैमार्कवाद, बी नंबर डार्विनवाद, सी नंबर उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद हो गया। अब आप फर्स्ट हेडिंग डाल देंगे लैमार्कवाद या लैमार्किज्म। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11। लैमार्कवाद या इसे कहते हैं लैमार्किज्म। ये 5 नंबर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको कई बार 5 नंबर दे चुका है बोर्ड एग्जाम में, और इस सत्र भी पूछा जा सकता है। लैमार्कवाद क्या है? वाद मतलब होता है थ्योरी। क्या होता है? थ्योरी। लैमार्क मतलब होता है लैमार्क, यानी एक साइंटिस्ट जिनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। क्या नाम है? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। बहुत ध्यान से समझिएगा। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, इन्होंने 1801 में जीव विकास के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम जीव विकास से संबंधित लैमार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे। एक साइंटिस्ट ने, जिसका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है, इन्होंने 1801 ईस्वी में जीवों के विकास के लिए एक सिद्धांत बनाकर रखा है, उसे प्रतिपादित किया, जिसे हम जीव विकास का लैमार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को इन्होंने एक बुक में लिखा था, जिसका नाम है फिलॉसफी जूलोसिक। क्या नाम है? फिलॉसफी जूलोसिक। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क एक साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, यानी फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है, इन्होंने एक बुक की रचना की 1801 में, जिसका नाम है फिलॉसफी जूलोसिक। और इस बुक में इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ है, धीरे धीरे जीव कैसे विकसित हुए हैं। आज उन्हें हम लैमार्कवाद या लैमार्किज्म के नाम से जानते हैं। पहले तो बेसिक बात ये लिखते हैं, देन हम जानेंगे कि लैमार्कवाद में लैमार्क ने क्या बताया है कि जीव पृथ्वी पर कैसे विकसित हुए हैं, यानी इनका मुख्य सिद्धांत क्या है। तो पहले इतनी बात को लिख लीजिए, लैमार्कवाद क्या है। लिखेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1801 में, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1801 में जीवों के विकास से संबंधित सिद्धांत को, 1801 में जीवों के विकास से संबंधित सिद्धांत को फिलॉसफी जूलोसिक, सिद्धांत को फिलॉसफी जूलोसिक, फिलॉसफी जूलोसिक नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। फिलॉसफी जूलोसिक नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया, जिसे लैमार्कवाद कहते हैं, जिसे लैमार्कवाद कहते हैं, जिसे लैमार्कवाद कहते हैं। इतनी बात समझ में आई है सभी को?
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पृथ्वी पर जीवों का विकास क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इस बात को 1801 में यानी आज के लगभग 225 वर्ष पहले एक फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, इन्होंने एक बुक लिखा जिसका क्या नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। इसमें इन बातों को लिखकर बताया कि पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ है, जिसे आज हम जीव विकास के सिद्धांत के रूप में लैमार्कवाद के रूप में पढ़ते हैं। अब इनकी थ्योरी क्या है, इन्होंने क्या बताया जीवों के विकास के लिए, उसके बारे में देखते हैं। पहली बात इन्होंने पूरे सिद्धांत में 4 बातें मुख्य बताई हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली बात बताया कि जीवों में आंतरिक बल पाया जाता है। क्या बताया? जीवों में आंतरिक बल उपस्थित होता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण मुख्य रूप से जीवों को प्रभावित करता है, यानी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात बताई इन्होंने कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग करने से, यानी जो भी अंग उपयोग किए जाएं, यानी अंगों का उपयोग व अनुपयोग करने से जीवों में विकास होता है और जीवों में विकास नहीं होता है। और लास्ट बात इन्होंने बताई, चौथी क्लियर, कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाती है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाती है। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। लैमार्क ने अपने सिद्धांत में पहली बात क्या बताई? आंतरिक बल यानी इनिशियल फोर्स का होना। लैमार्क ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो और चाहे वह हायर यानी उच्च जीव हो, सभी जीवों के शरीर में एक आंतरिक बल पाया जाता है। जब जीव इन आंतरिक बलों का उपयोग करते हैं तो लगातार नए अंगों का विकास हो जाता है और यह अंग अगली पीढ़ी में लक्षणों के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। धीरे धीरे जब कई पीढ़ियों तक ये लक्षण ट्रांसफर होते हैं तो उन जीवों में नए अंग के रूप में विशिष्ट लक्षण डेवलप हो जाता है। एक बार दोबारा कान खोलकर सुनेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंतरिक बल क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में एक आंतरिक बल है या नहीं? कल्पना करें सबकी बॉडी में होगा। हम मार्कर को ऊपर कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, दीवारों को ढकेलने का प्रयास करते हैं, या अनेक स्थानों पर आपने महसूस किया होगा कि हम बल का उपयोग करते हैं। लैमार्क ने पहली बात क्या बताई, अब कान खोलकर सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, ऐसे सभी जीवों में एक इनिशियल फोर्स होता है, आंतरिक बल होता है। जब जीव इन बलों का उपयोग करते रहते हैं तो वह बल कलेक्टिवली एक नए अंग का निर्माण कर लेता है। फिर यह अंग अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, देन कई पीढ़ियों के बाद नए लक्षण को विकसित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बार बार अपने अंगों का उपयोग करें तो हमारी बॉडी में एक नया लक्षण डेवलप हो जाए, देन वह हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए। इस प्रकार कई जनरेशन बाद एक नया लक्षण विकसित हो जाए। ये सिद्धांत की पहली बात बताई गई। अभी कितने लोगों को समझ में आ गई? 100% आ रहा है समझ में। सेकंड को देखें, वातावरण का प्रभाव। दूसरी बात लैमार्क ने बताई कि जब जीव किसी वातावरण में रहता है तो वातावरण उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, गोंडा में रहने वाले गोंडा के मनुष्य गोंडा में रहने के लिए सुटेबल हैं, जबकि कश्मीर में रहने वाले कश्मीर के मनुष्य कश्मीर के लिए सुटेबल हैं। यानी गोंडा का वातावरण अलग है और कश्मीर का वातावरण अलग है। हम कभी अगर कश्मीर जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं ठंडक से, और कश्मीर वाले गोंडा आएंगे तो गर्मी से परेशान हो जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया। लैमार्क ने बताया कि जो जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण की जलवायु उस पर इफेक्ट डालती है और उसके अनुसार उस जीव का नया लक्षण विकसित होता है। फिर वह लक्षण अगली पीढ़ी में जाकर नए लक्षणों में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात ध्यान से सुनेंगे, अंगों का उपयोग व अनुपयोग, ये इनके सिद्धांत का मुख्य और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। कान खोलकर सुनेंगे। लैमार्क ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इन जीवों में अंगों का उपयोग करने से और ना उपयोग करने से प्रभाव पड़ता है। कान खोलकर सुनेंगे। कुछ जीव पृथ्वी पर अपने अंगों का उपयोग ज्यादा करते हैं,
जिसके कारण वह अंग विकसित हो जाता है और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है, नए लक्षण को विकसित कर लेता है। जबकि पृथ्वी पर कुछ जीव अपने अंगों का उपयोग नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वह अंग विलुप्त हो जाता है और अगली पीढ़ी में उस अंग के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अब इसके लिए इन्होंने दो एग्जाम्पल दिया था, वो भी यहीं पर सुन लेंगे। एक बार मैं इसे रिपीट करता हूं, फिर उस एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं। लैमार्क ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, इनमें दो प्रकार की प्रोसेस देखी जाती है। जो जीव पृथ्वी पर अपने अंग का ज्यादा उपयोग करता है, उन जीवों का अंग विकसित हो जाता है, देन कई जनरेशन बाद वह नए लक्षण के रूप में नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है। जबकि जब जीव अपने अंगों का उपयोग नहीं करते हैं, तो वह धीरे धीरे विलुप्त ही हो जाता है, देन नेक्स्ट जनरेशन के बाद कई पीढ़ियों बाद उस अंग का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता है। अब इसका एग्जाम्पल सुनेंगे। इन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल बताया जिराफ का। क्लियर? जिराफ का एग्जाम्पल क्या बताया, कान खोलकर सुनेंगे। इन्होंने बताया कि अफ्रीका के रेगिस्तान में कुछ जिराफ पाए जाते थे। ये जिराफ छोटे आकार के, जैसे नीलगाय या हिरण होते हैं, सबसे पहले इसी प्रकार के होते थे। जब अफ्रीका के रेगिस्तान में छोटी छोटी घास फूस और झाड़ियां पाई जाती थी, लेकिन हुआ क्या, अचानक अफ्रीका के रेगिस्तान में कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ, वातावरण बदला और छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियां सूख गई। तो अब जिराफ के पास दो सिचुएशन थी, या तो इनको भोजन नहीं मिल रहा है तो पृथ्वी से मरकर समाप्त हो जाएं, या फिर ये अपनी गर्दन को और अपने अग्रपाद को लंबा करें और पेड़ों के पत्तों को खाना शुरू कर दे। जिराफ ने अपनी गर्दन और अग्रपाद को लंबा करना शुरू किया और पेड़ों के पत्तों को खाना शुरू किया। क्या देखा गया, धीरे धीरे यह लक्षण वंशागति हो गया और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया। 2022 में देखा जाता है कि पृथ्वी पर केवल लंबी गर्दन वाला ही जिराफ पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू लैमार्क के अनुसार। यह हुआ अंगों का उपयोग। कितने लोग समझ गए? जिराफ की गर्दन लंबी होना, यह लैमार्क के अनुसार अंगों का उपयोग है। दूसरा देखेंगे, अंगों का अनुपयोग क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्प झाड़ियों में जब चलते थे, वह बिलों में घुसते थे, तो आज के लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व उनमें बड़े बड़े कई पैर पाए जाते थे। क्या देखा गया कि सर्प झाड़ियों में चलने के दौरान उन पैरों से समस्या उत्पन्न कर पाते थे, यानी उनके पैर झाड़ियों में फंस जाते थे या बिलों में फंस जाते थे। धीरे धीरे सर्पों ने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया और आज पृथ्वी पर जो सर्प पाए जाते हैं उनमें पांव नहीं पाए जाते हैं, जबकि वह तेजी से गति कर सकते हैं। यह हुआ अंगों का अनुपयोग। ये दोनों बातें समझ में आई। लास्ट देखेंगे, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इन्होंने ये कहा कि जब लगातार कोई अंग बार बार उपयोग होता है, तो उसके लक्षण की वंशागति अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है और वही लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देती है, जिससे जीव विकास पूर्ण हो जाता है। ये चार सिद्धांत हैं, चारों को हमें लिखने हैं। इसी दौरान इनकी अवहेलना भी हुई है और मैं भी इनकी अवहेलना ही कर रहा हूँ। लाइक ये बायोलॉजी की कुछ जानकारी के अनुसार इन्होंने कहा है अपने इस तीसरी थ्योरी में कि जो अंग ज्यादा उपयोग किया जाता है उसके अनुसार अंग विकसित हो जाता है और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट हैं बीजमान, उन्होंने इनके इस थ्योरी की कंप्लीट अवहेलना की है, यानी कहा इनकी थ्योरी ये सही नहीं है। क्या किया इन्होंने, चूहों को, सफेद चूहों को अपने घर पर रखा और उन चूहों के जन्म के दौरान ही पूंछ को काट दिया करते थे। यानी एक चूहा जब चूहों को जन्म देता था तो जन्म से ही उन चूहों की पूंछ को काट देते थे। इस प्रकार उन्होंने 7 सालों तक सभी चूहों की पूंछों को काटने का प्रोसेस जारी रखा कि जैसे चूहा जन्म ले पूंछ काट देते थे, फिर चूहा जन्म ले पूंछ काट देते थे, और ये देखा गया कि कोई भी चूहा पूंछ कटा वाला पैदा नहीं हुआ। यानी अंगों का अनुपयोग न होने से एक जाति में, एक प्रजाति में एक चूहा पूंछ कटा वाला पैदा होना चाहिए। क्लियर? पहली अवहेलना। दूसरा, बीजमान ने कहा कि हिंदू धर्म की लड़कियों में नाक और कान छेदने की प्रथा है, जो आज के कई हजार वर्ष पूर्व से चली आ रही है, परंतु आज तक हिंदू धर्म में कोई एक ऐसी लड़की का जन्म नहीं हुआ जिसका नाक और कान पहले से ही छेदा हो। यानी आपका ये तीसरा सिद्धांत गलत है। इतनी बात समझ में? एक मैंने एनालाइज किए है, मैंने देखा कि विगत 50 वर्षों से मनुष्य लगातार फोन चला रहे हैं और फेसबुक को खसकाता चला जा रहा है।
यानी अंगूठे का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य अभी जन्म नहीं ले रहा है जिसका अंगूठा 1 फीट लंबा हो जाए, यानी इनका सिद्धांत भी यहाँ पर गलत है। तो अब इन चारों सिद्धांत को आप लिख लेंगे अगर समझ में आ गए। फटाफट लिखना शुरू करें। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आंतरिक बल की उपस्थिति, सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, उसकी ए हेडिंग डाल देंगे आंतरिक बल की उपस्थिति। देखिए डैश करके, जीवों में आंतरिक बल पाया जाता है, जीवों में आंतरिक बल पाया जाता है, जीवों में आंतरिक बल पाया जाता है, जिसके कारण अंगों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण अंगों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, अंगों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, इनके अनुसार एक बात ब्रेन में आ रही है, पूर्ण करने तो मैं समझाऊं। अंगों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण अंगों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। बात क्या रही है वो सुन लीजिए। आपने सुना होगा कि अगर हम किसी ऊंचाई वाले प्लेस पर किसी वस्तु को पकड़कर लटकना प्रारंभ करें तो हमारी लंबाई बढ़ जाती है। कितने लोगों ने सुना है? सुना या किया भी होगा, बचपन में ज्यादा करते हैं। ये लोग वही हैं जो लैमार्कवाद पढ़ते हैं कि अगर हम लटकेंगे तो हमारी लंबाई बढ़ जाएगी। लटकना शुरू करिए 15 दिन तक या 15 साल तक 1 भी सेंटीमीटर बढ़ेंगे नहीं। समझ गया ना? आंतरिक बल आपके अंगों का विकास नहीं कर सकता है। समझ पा रहे? सेकंड हेडिंग डालेंगे वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। लिखें, जो जीव जिस वातावरण में रहता है, जो जीव जिस वातावरण में रहता है, वातावरण जीव को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जो जीव जिस वातावरण में रहता है, वातावरण जीव को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पूर्ण विराम करके लिखेंगे, वातावरण के अनुसार जीव नई जातियों को उत्पन्न भी करता है। वातावरण के अनुसार जीव नई जातियों को उत्पन्न भी करता है, नई जातियों को उत्पन्न भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे तीसरा, अंगों का उपयोग व अनुपयोग। अंगों का उपयोग व अनुपयोग। लिखें, किसी अंग का विकास उसके कार्य करने की क्षमता, किसी अंग का विकास उसके कार्य करने की क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता उपयोग व अनुपयोग पर निर्भर करता है। कार्य करने की क्षमता उपयोग व अनुपयोग पर निर्भर करता है। अनुपयोग पर निर्भर करता है। पूर्ण विराम करके लिखेंगे, जीव में अंगों का अधिक उपयोग होने से, जीव में अंगों का अधिक उपयोग होने से अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। अंग अधिक विकसित हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। अंग अधिक विकसित हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, जबकि अनुपयोग किए गए अंग धीरे धीरे अल्प विकसित हो जाते हैं। अनुपयोग किए गए अंग धीरे धीरे अल्प विकसित हो जाते हैं।
चौथी हेडिंग डाल लेंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति लिखें। जीवन काल में जब जीव अंगों का अधिक उपयोग करते हैं, जीवन काल में जब जीव अंगों का अधिक उपयोग करते हैं, अंगों का अधिक उपयोग करते हैं, तो ये अंग वंशागत रूप से, तो ये अंग वंशागत रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होकर, वंशागत रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होकर नए लक्षण को विकसित करते हैं, जिसे जीव विकास कहा जाता है। नए लक्षण को विकसित करते हैं, जिसे जीव विकास कहा जाता है, जिसे जीव विकास कहा जाता है। चारों सिद्धांतों को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देन इस सिद्धांत का हम उदाहरण भी लिखेंगे। पहला सिद्धांत क्या है, अब कान खोलकर सुने, दिस इज लास्ट टाइम। बताया जा रहा है डार्विन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, कि जीवों की बॉडी में एक इनिशियल फोर्स होता है, आंतरिक बल होता है। देखिए हम अपने बल को महसूस कर सकते हैं, सबने महसूस किया होगा कि हमारे शरीर में एक आंतरिक बल है। इसी प्रकार प्रकृति में जितने भी सजीव हैं, सबकी बॉडी में एक इनिशियल फोर्स है। लेमार्क ने कहा कि जब जीव बार बार इस इनिशियल फोर्स को लगाता है तो वह अंग विकसित हो जाता है और उस अंग के विकसित होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सीधा फर्स्ट थ्योरी। सेकंड क्या बताया, वातावरण का प्रभाव। जब कोई जीव जिस वातावरण में रहता है, क्लाइमेट उसे प्रभावित करता है और क्लाइमेट के अनुसार जीव के अंदर परिवर्तन आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, कश्मीर वाले कश्मीर के क्लाइमेट से प्रभावित होंगे और गोंडा वाले गोंडा के क्लाइमेट से प्रभावित होंगे। तीसरा सिद्धांत क्या है, अंगों का उपयोग का अनुपयोग। लेमार्क ने कहा कि जीव में जब अंग ज्यादा उपयोग किए जाते हैं तो वह अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, परंतु जिस जीव में किसी अंग का उपयोग नहीं होता है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या है, जब अंग ज्यादा उपयोग किए जाएंगे तो वह वंशागति हो जाते हैं। मान ले हमारा यह हाथ बार बार उपयोग हो रहा है तो यह हाथ 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा और यह हमारे नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, यानी अगली पीढ़ी में जो नई संतान उत्पन्न होगी उसका हाथ 10 सेंटीमीटर लंबा ही जन्म होगा, यानी उसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात लेमार्क कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब कोई जीव बार बार अंगों का उपयोग करता है तो वह लक्षण वंशागत होकर अगली पीढ़ी में चला जाता है, अब उससे नए अंग या नए लक्षण विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर धीरे 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 लक्षणों का विकास होता गया और वही जीव विकास है। इतनी बात समझ में आया। इसका उदाहरण भी लिख लेंगे, हेडिंग कर लेंगे, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का उदाहरण। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का उदाहरण। अनुपयोग का उदाहरण ए कर ले, अंगों का उपयोग। ए नंबर कर लीजिए, अंगों का उपयोग। और थोड़ा फास्ट लिखेंगे, ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है, फटाफट लिखने। लिखें, लेमार्क के अनुसार अफ्रीका के मरुस्थलों में जिराफ पाए जाते थे। मेरे अनुसार नहीं, इसलिए मैंने लेमार्क के अनुसार पहले लिखा है। लेमार्क के अनुसार अफ्रीका के मरुस्थलों में जिराफ पाए जाते थे। अफ्रीका के मरुस्थलों में जिराफ पाए जाते थे। सामान्य वातावरण में ये जिराफ, सामान्य वातावरण में ये जिराफ वनस्पतियों को खाते थे। सामान्य वातावरण में ये जिराफ वनस्पतियों को खाते थे, परंतु अचानक वातावरणीय परिवर्तन के कारण
परंतु अचानक वातावरणीय परिवर्तन के कारण छोटी वनस्पतियां विलुप्त हो गईं। वातावरणीय परिवर्तन के कारण छोटी वनस्पतियां विलुप्त हो गईं। विराम करके लिखेंगे, जिराफों ने अपनी गर्दन व अग्रपाद को जिराफों ने अपनी गर्दन व अग्रपाद को खींचकर बड़े पौधों के पत्तों को खाना प्रारंभ किया। बड़े पौधों के पत्तों को खाना प्रारंभ किया, जिससे इनके लक्षण वंशागत हो गए। जिससे इनके लक्षण वंशागत हो गए और आज वर्तमान में या आज पृथ्वी पर लंबे अग्रपाद व लंबे गर्दन वाले जिराफ ही पाए जाते हैं। आज पृथ्वी पर लंबे गर्दन व लंबे अग्रपाद वाले जिराफ ही पाए जाते हैं। लंबे गर्दन व लंबे अग्रपाद वाले जिराफ ही पाए जाते हैं। ठीक है, आप लिखते ही पूरी लैंग्वेज समझ गए होंगे। जिराफ की गर्दन का लंबा होना, यह हुआ अंगों का उपयोग। अनुपयोग क्या है, हेडिंग डाल देंगे, अंगों का अनुपयोग का उदाहरण या अंगों का अनुपयोग। फर्स्ट करें, अंगों का अनुपयोग। ठीक है, लिखें, सर्पों के पुंज का विलुप्त हो जाना, सर्पों के पादों का विलुप्त हो जाना। सर्पों के पादों का विलुप्त हो जाना अंगों के अनुपयोग का उदाहरण है। सर्पों के पादों का विलुप्त हो जाना अंगों के अनुपयोग का उदाहरण है। उदाहरण करके लिखेंगे, आज के अनेक वर्ष पूर्व सर्पों में अनेक पाद पाए जाते थे। सर्पों में अनेक पाद पाए जाते थे। अनेक पाद पाए जाते थे जो इन्हें झाड़ियों तथा बिलों में गति करने के दौरान समस्या उत्पन्न करते थे। झाड़ियों तथा बिलों में गति करने के दौरान समस्या उत्पन्न करते थे। धीरे धीरे सर्पों के पैर उपयोग न होने से विलुप्त हो गए। धीरे धीरे सर्पों के पैर उपयोग न होने से विलुप्त हो गए। आज पृथ्वी पर बिना पाद वाले सर्प पाए जाते हैं। आज पृथ्वी पर बिना पाद वाले सर्प पाए जाते हैं। ठीक है, सीधा कंप्लीट थ्योरी ऑफ लैमार्की एंड दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं और नेक्स्ट थ्योरी आज हो नहीं पाएगी, तो एक बार पूरा सुन लीजिए। लैमार्कवाद एक वैज्ञानिक ने दिया है जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था। पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है। इन्होंने एक बुक का निर्माण किया जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। इन्होंने पृथ्वी पर जीवों के विकास से संबंधित 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला सिद्धांत इनका है इनिशियल फोर्स का होना, यानी आंतरिक बल का होना। दूसरा सिद्धांत है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इन्वायरमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव।
तीसरा है, ठीक है, यूज ऑफ ऑर्गन एंड मिस यूज ऑफ ऑर्गन, अंगों का उपयोग तथा अंगों का अनुपयोग। और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, यानी जब अंग उपयोग किए जाते हैं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में अपने नए लक्षण को विकसित कर देते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल भी दिया गया, अंगों का उपयोग और अनुपयोग का, जिराफ तथा सर्प का एग्जाम्पल, जो आपके ब्रेन में रहना चाहिए। यह क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। लैमार्कवाद किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। आप अपने क्वेश्चन बैंक में इसे जरूर चेक कर लेंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए, और सिद्धांत भी इतना ही बड़ा जितना बड़ा ये समझाया गया। तो आज नहीं हो पा रहे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल लेंगे, डार्विनवाद या डार्विनिज। नेक्स्ट हेडिंग, डार्विनवाद या डार्विनिज। हो गया, इसको ऑफ कर दें वीडियो। डार्विनवाद या डार्विनिज कर देंगे पूरा।